हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल अजीत बायोलॉजी क्लब में। दोस्तों, आज फिर मैं हाजिर हुआ हूँ एक नई वीडियो लेकर। दोस्तों, हम पिछले लेक्चर क्लास में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। उसी श्रृंखला को फिर हम आगे बढ़ाते हैं। आज हमारा क्लास 12 के लेसन 6 वंशागत के आणविक आधार बेसिक मॉलिक्यूल ऑफ हेरिडिटी पे डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं कि वंशागत क्या होता है। कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं। ऐसे लक्षणों को हम लोग क्या कहते हैं, वंशागत होते हैं। इन जो लक्षणों को ले जाने वाला कारक होता है वो डीएनए होता है। डीएनए को ही आनुवांशिक पदार्थ कहा जाता है। डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। यह एक आनुवांशिक पदार्थ है। यह आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाता है। तो जो डीएनए होता है यह आनुवांशिक पदार्थ है, सभी को मालूम है। एक प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल है और न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार के होते हैं, डीएनए और आरएनए, जिसी में एक प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल होता है डीएनए। तो ये डीएनए के बारे में जो श्रृंखला आपके सामने दिख रही है, ये डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल बना हुआ है। डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना है, यानी डीएनए अणु का निर्माण कैसे होता है इस पर यदि हम डिस्कस करें तो डीएनए अणु के निर्माण में क्या होते हैं, 3 अणु भाग लेते हैं। उनमें जो 3 अणु होते हैं, मुख्य रूप से एक अणु क्या होता है, डीऑक्सी राइबोज शर्करा का होता है। डीऑक्सी राइबोज शर्करा का एक अणु होता है। एक आपका अणु होता है नाइट्रोजन बेस का होता है। नाइट्रोजन बेस का होता है। एक आपका अणु होता है फास्फोरिक अम्ल का। फास्फोरिक एसिड। इस प्रकार से डीएनए के निर्माण में क्या होते हैं, 3 प्रकार के अणु भाग लेते हैं। तो आपके सामने जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये स्ट्रक्चर डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल है। डबल हेलिक्स मॉडल डीएनए की ये द्विकुंडलिनी संरचना है। अब डीएनए की जो द्विकुंडलिनी संरचना जो मॉडल देने वाले वैज्ञानिक हैं, सर्वप्रथम वाटसन व क्रिक नाम के वैज्ञानिकों ने डीएनए का एक डबल हेलिक्स मॉडल का प्रतिपादन किया था, वाटसन एवं क्रिक ने। दोस्तों, इसके लिए इन लोगों को 1962 में क्या है, नोबेल प्राइज़ दिया गया था, क्योंकि इन्होंने डीएनए का द्विकुंडलिनी संरचना का एक मॉडल पेश किया था। आप लोगों को ये भी मालूम है डीएनए क्या होता है, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बना होता है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन का बना होता है। प्रत्येक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का निर्माण क्या है, लाखों न्यूक्लियोटाइड से होता है। लाखों न्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं आपस में मिलकर क्या होती हैं, एक चैन बनाती हैं। वो चैन भी क्या होती है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला बन जाती है। तो आप ये समझ चुके हैं कि डीएनए में क्या होते हैं, 3 प्रकार के अणु भाग लेते हैं, डीऑक्सी राइबोज शर्करा का, एक नाइट्रोजन बेस का, एक फास्फोरिक अम्ल का। अब डीएनए, अब इस फिगर में आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला हैं। दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं एक अक्ष के चारों ओर क्या होती हैं, कुंडलित होती हैं। अब इन दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला के बीच में क्या होते हैं, नाइट्रोजन बेस होते हैं। नाइट्रोजन बेस के ही डंडे जो सीढ़ी के समान आपको संरचना दिख रही हैं, ये नाइट्रोजन बेस के डंडे होते हैं। इनमें क्या होता है, नाइट्रोजन बेस क्या होते हैं, मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, प्यूरिन तथा पिरिमिडीन। टोटल ये 4 प्रकार के होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन व थाइमिन। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एडेनिन सदैव क्या होता है, थाइमिन से जुड़ता है। एडेनिन का जो जुड़ाव होता है वो सदैव किससे होता है, थाइमिन से होता है।
लेकिन इसके बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। ग्वानिन सदैव क्या होता है, साइटोसिन के बीच से जुड़ता है। इसके मध्य में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं। अब यहाँ पर इस फिगर में आप देख रहे हैं एक अक्ष 3 प्राइम होता है तो एक 5 प्राइम होता है, एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं। जैसे इधर ये 3 प्राइम दिख रहा है तो ये 5 प्राइम है, ये इधर आपका 3 प्राइम में 5 प्राइम, एक दूसरे के एंटी पैरेलल संरचनाएं होती हैं। तो इस प्रकार से और डीएनए जो अणु का व्यास होता है वो 20 एंगस्ट्रॉम होता है। कितना होता है, 20 एंगस्ट्रॉम होता है। और 2 नाइट्रोजन बेस की दूरी जो होती है वो 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। अब ये जो डीएनए की पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला के डंडे होते हैं ये फास्फेट शर्करा के बने होते हैं। देखिए हम लोग इस क्लास में ज़्यादा डिस्कस करने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में ही डिस्कस करना है। क्योंकि हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम जो श्रृंखला चला रहे हैं वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ही श्रृंखला है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की श्रृंखला में पहला क्वेश्चन है, आरएनए अणु में थायमिन का विस्थापन होता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहे हैं, ग्वानिन, यूरेसिल, साइटोसिन, एडेनिन द्वारा। तो आपको मालूम है कि डीएनए में जो शर्करा पाई जाती है वो डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है। 4 प्रकार के नाइट्रोजन बेस होते हैं डीएनए में, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन। तो यहाँ पे जो यूरेसिल आपको दिख रहा है स्क्रीन में, ये क्या होता है, डीएनए में नहीं होता है, ये आरएनए में होता है। तो इसका सही जवाब बी नंबर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, संदेशवाहक आरएनए का निर्माण होता है केंद्रक में, राइबोसोम में, गाल्गी काय में, अंतःप्रदब्बी जालिका में। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा केंद्रक में। संदेशवाहक आरएनए जो एमआरएनए होता है वो कहाँ पे पाया जाता है, केंद्रक में पाया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ए नंबर होगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एमआरएनए पर स्थित समाप्ति कोडान है यूएए, यूएजी, यूजीए, ये सभी। यहाँ 4 ऑप्शन है तो इसका सही जवाब होगा सभी। एमआरएनए पर सभी समाप्ति कोडान है, ये सभी पाए जाते हैं। तो इसका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवांशिक कोड के 64 कोडान में से कितने आनुवांशिक कोड 20 अमीनो अम्लों का कूट लेखन करते हैं। तो यहाँ 20, 40, 61, 64। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा 61। 3 नहीं करते हैं तो इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके राइकिया कोलाई में ओपेरान स्विच ऑन हो जाता है जब क्या होता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन, लैक्टोज उपस्थित होता है, या दमनकारी से जुड़ जाता है, सेकेंड या दमनकारी ऑपरेटर से जुड़ जाता है, जब आरएनए पॉलीमरेज ऑपरेटर से जुड़ता है, लैक्टोज उपस्थित होता है, आरएनए पॉलीमरेज से जुड़ जाता है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा लैक्टोज उपस्थित है वह दमनकारी से जुड़ जाता है, स्विच जब ही ऑन होता है। तो इसका सही जवाब ए नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक डीएनए रज्जुक में न्यूक्लियोटाइड आपस में किस बंध से जुड़े होते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए दोस्तों, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इसका सही जवाब होगा फास्फोडाइस्टर बॉन्ड, बी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस पदार्थ में जीवों के आनुवांशिक लक्षणों की संकेत सूचनाएं परिलक्षित होती हैं। प्रोटीन्स की, आरएनए की, डीएनए की, केंद्रक की। तो इसका सही जवाब होगा डीएनए की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवांशिक पदार्थ के खोजकर्ता वैज्ञानिक का नाम नागेली, वाल्डेयर, रॉबर्ट ब्राउन, फ्रेडरिक मिशर। तो आपको मालूम है आनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है, एक प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल होता है। तो इसका सही जवाब, इसके जो खोज करता है वो सर्वप्रथम फ्रेडरिक मिशर ने ही आनुवांशिक पदार्थ की खोज किया था, यानी न्यूक्लिक अम्ल की। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब कहता है कि डीएनए अणुओं के संयोजन में कितने प्रकार के नाइट्रोजन भाग लेते हैं। आपको हम बता चुके हैं कि 4 प्रकार के टोटल नाइट्रोजन बेस होते हैं। तो इसका सही जवाब होगा 4, मतलब बी नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी शर्करा डीएनए अणुओं के संश्लेषण में भाग नहीं लेती। राइबोज, माल्टोज, ग्लूकोज, ये सब। आपको मालूम है दोस्तों कि डीएनए में क्या होता है, डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है, लेकिन कौन सी अणुओं में संश्लेषण में भाग नहीं लेती है। तो इनका जो सही जवाब होगा ये सभी, ये कोई भी शर्कराएँ नहीं पाई जाती हैं। तो डी नंबर सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आरएनए के अणुओं में क्या होता है जो डीएनए में नहीं होता? यूरेसिल, थाइमिन, एडेनिन, साइटोसिन। 4 प्रकार के नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं, जिनमें से क्या होता है आरएनए के अणु में क्या होता है जो डीएनए में नहीं होता है? तो यूरेसिल आरएनए में होता है, बाकी ये नहीं होता, यानी कि यूरेसिल ही चेंज होता है। किस पदार्थ की मात्रा युग्मक कोशिकाओं में दाही कोशिकाओं से आधी होती है? आरएनए, डीएनए, एटीपी, प्रोटीन्स। आपको मालूम है कि डीएनए का आनुवांशिक पदार्थ है जो युग्मक कोशिकाओं से जो दाही कोशिकाएं होती हैं उनसे आधी हो जाती है। तो सही जवाब बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का बहुलीकरण किस दिशा में होता है? 5 से 3 प्राइम, 3 से 5 प्राइम, इन दोनों दिशा में, इनमें से किसी भी दिशा में नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इन दोनों दिशाओं में। आप पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला देख चुके हैं कि 5 से 3, 3 प्राइम से 5 प्राइम। तो इसका सही जवाब होगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए अणु की द्विकुंडलनी में एडेनिन क्षार किससे जुड़ता है? साइटोसिन से, ग्वानिन से, थाइमिन से, यूरेसिल से। तो आपको बता चुके हैं कि एडेनिन सदैव क्या होता है थाइमिन से ही जुड़ता है। तो इसका सही जवाब होगा थाइमिन, यानी कि सी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। डीएनए अणु की द्विकुंडलनी में एडेनिन एवं थाइमिन के बीच तथा साइटोसिन व ग्वानिन के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। तो दोस्तों आपसे बता दें कि नाइट्रोजन बेस 4 प्रकार के होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन। तो एडेनिन सदैव क्या होता है थाइमिन से जुड़ता है और ग्वानिन सदैव क्या होता है साइटोसिन से जुड़ता है। एडेनिन के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड और ग्वानिन व साइटोसिन के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा सी नंबर, 2 और 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रोमैटिन में कितने प्रकार की हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है? 2, 3, 5 व 6। तो इसका सही जवाब होगा 5 प्रकार की हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। तो इसका सी नंबर सही हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। डीएनए के अकुंडलन तथा पुनर्कुंडलन का काम करने वाले एंजाइम होते हैं टोपोआइसोमरेज, डीएनए लाइगेज, डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए प्राइमेज। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा टोपोआइसोमरेज, ए नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओकाजाकी खंडों से आरएनए प्रवेशकों के समाप्त होने पर इन खंडों को जोड़ने का कार्य कौन सा एंजाइम करता है? डीएनए पॉलीमरेज 3, पॉलीमरेज फर्स्ट, लाइगेज, डीएनए प्राइमेज। ओकाजाकी जो खंड होते हैं प्रवेशकों के समाप्त होने पर इन खंडों को जोड़ने का कौन सा एंजाइम करता है? तो इसका सही जवाब होगा डीएनए पॉलीमरेज, यानी कि ए नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्क्रमणुत्प्रेषण रिजर्व ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया क्या होती है? जैसे रिजर्व ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? आरएनए से डीएनए का निर्माण, डीएनए से डीएनए का निर्माण, डीएनए से आरएनए का निर्माण, आरएनए से डीएनए का निर्माण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आरएनए से डीएनए का निर्माण। दोस्तों क्या होता है जो रिजर्व ट्रांसक्रिप्शन होता है उस क्रिया में क्या होता है आरएनए से ही क्या होता है डीएनए बनता है। तो इसका सही जवाब डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए आधारित आरएनए पॉलीमरेज डीएनए के किस एक रज्जुक पर अनुलेखन का उत्प्रेरण करता है? अल्फा रज्जुक, प्रतिरज्जुक, टेम्पलेट रज्जुक, कोडान रज्जुक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा टेम्पलेट रज्जुक, सी नंबर सही हो जाएगा दोस्तों। अर्धसूत्री विभाजन निम्न में से किसमें नहीं होता है? पादप कोशिका में, जंतु कोशिका में, इन दोनों में, जीवाणु में। तो इसका सही जवाब होगा जीवाणु में। दोस्तों जीवाणुओं में क्या होता है अर्धसूत्री विभाजन नहीं पाया जाता। अर्धसूत्री विभाजन युग्मक कोशिकाओं में मुख्य रूप से होता है। जीवाणुओं में विभाजन होता है वो बाइनरी फिजन होता है। बाइनरी फिजन से ही क्या होता है इनकी सेल क्या होती है डिवीजन करती है। तो जीवाणुओं में जो विभाजन पाया जाता है वो बाइनरी फिजन होता है, इसे हम द्विविभाजन कहते हैं। अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है युग्मक कोशिकाओं में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए व आरएनए में समानता होती है। देखिए डीएनए और आरएनए में कौन सी समानता होती है? पहला ऑप्शन दोनों न्यूक्लियोटाइड की पॉलीमर श्रृंखला है, दोनों में एक समान शर्करा पाई जाती है, दोनों एक समान पैरिमिडाइन से युक्त होती है, दोनों इकहरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला के रूप में होती है। तो इसका सही जवाब होगा दोनों न्यूक्लियोटाइड पॉलीमर श्रृंखला होती है। डीएनए आरएनए में क्या होते हैं दोनों श्रृंखलाएं क्या होती है न्यूक्लियोटाइड पॉलीमर होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, डीएनए के खंड कैसे होते हैं? धनात्मक आवेशित, ऋणात्मक आवेशित, उदासीन, इनमें से कोई नहीं।
तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऋणात्मक आवेशित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए कहता है डीएनए का आनुवांशिक पदार्थ है, इसका अंतिम प्रमाण किसके प्रयोग से आया। दोस्तों यदि आपको बताएं डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है, इस पर काफ़ी विवाद था, क्योंकि पहले लोग प्रोटीन्स को आनुवांशिक पदार्थ की संज्ञा देते थे। बाद में क्या हुआ, कुछ वैज्ञानिकों ने एविडेंस के द्वारा सिद्ध किया। पहला एविडेंस ग्रिफिथ का रूपांतरण था, फिर हर्शे या चेज का प्रयोग आया। नहीं, इसके पहले भी मतलब एक मैकार्टी नाम के वैज्ञानिक थे, लेकिन जो सबसे लास्ट में अंतिम प्रयोग आया था वो हर्शे व चेज का ही प्रयोग था। तो हर्शे चेज के ही प्रयोग से क्या है, विवाद समाप्त हो गया कि नहीं डीएनए अब आनुवांशिक पदार्थ है, प्रोटीन नहीं हो सकता है। तो इसका सही जवाब होगा हर्शे व चेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है वंशागति का गुणसूत्र मत किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था। गैरोड ने, मॉर्गन ने, सटन ने, जॉनसन ने। दोस्तों इसका सही जवाब होगा सटन नाम के वैज्ञानिक ने क्या है गुणसूत्र मत दिया था वंशागति का। इसका सही जवाब सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए अणुओं में प्रोटीन्स की संकेत सूचनाएं होती हैं। रेप्लिकॉन्स में, एकोसॉन्स में, एंट्रॉन्स में, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा एक्सोसॉन्स में। तो इसका बी नंबर सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पॉलीसिस्ट्रोनिक एमआरएनए अणु किन कोशिकाओं के साइटोसोल में पाए जाते हैं। पादप कोशिका में, जंतु कोशिकाओं में, पूर्व केंद्रीय कोशिकाओं में, इन सब में। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा पूर्व केंद्रीय कोशिकाओं में, यानी जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनमें क्या होता है साइटोसोल पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। कोशिकाओं में प्रोटीन्स का संश्लेषण किन कोशिकांगों पर होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, गाल्जी काय में, माइटोकॉन्ड्रिया में, राइबोसोम में। तो इसका सही जवाब होगा राइबोसोम में। राइबोसोम में ही प्रोटीन का संश्लेषण होता है दोस्तों, क्योंकि इसको प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है, फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन। किसको, राइबोसोम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस समूह के कोडान पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के संश्लेषण को समाप्त करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो इसका सही जवाब होगा UAA, UAG, UGA। तो इसका डी नंबर सही जवाब होगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कोडान आप लोग पढ़ेंगे टोटल 64 कोडान होते हैं। जो ये UAG होता है, UAG ये समारंभ कोडान होता है, UAA, UAG और UGA समापन कोडान कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एगरोज जेल में पृथक हुए डीएनए खंड को किसके अभिरंजन के बाद देखा जा सकता है। ब्रोमोफिनॉल ब्लू, एसीटोकॉर्मिन, एनिलीन ब्लू, इथिडियम ब्रोमाइड। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा इथिडियम ब्रोमाइड। इसके द्वारा अभिरंजन यानी इथिडियम ब्रोमाइड जो होता है एगरोज जेल से पृथक किए जब डीएनए खंड को अभिरंजन के बाद देखा जाता है तो वहाँ पे इथिडियम ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। तो वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे।